नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेनापति अपने ही राजा का खून कर दे और उसी से एक साम्राज्य बच जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग की। एक ऐसा नाम जिसके बारे में इतिहास में दो बिल्कुल अलग अलग राय मिलती हैं। कोई तारीफ करता है तो कोई नफरत। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो आखिर था कौन ये पुष्यमित्र शुंग? क्या वो एक जालिम शासक था जिसने बौद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश की, या फिर एक ऐसा राजा जिसने वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा किया? यही वो ऐतिहासिक गुत्थी है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस विवाद में गहरे उतरने से पहले चलिए वहां से शुरू करते हैं जहां पर लगभग सभी इतिहासकार एकमत हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय तख्ता पलट यानी एक कू से। तो चलिए थोड़ा सा इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। साल है 184 ईसा पूर्व। एक वक्त का मजबूत मौर्य साम्राज्य अब कमजोर पड़ चुका है, बिखर रहा है। और तभी एक दिन अपनी ही सेना की परेड के दौरान सेनापति पुष्यमित्र शुंग आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मार डालता है, सबके सामने। और इसी एक नाटकीय हिंसक घटना से जन्म होता है शुंग वंश का। सवाल ये उठता है कि कोई सेनापति अपने सम्राट को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। इसका एक इशारा हमें मिलता है बाणभट्ट की हर्षचरित में। उसमें सम्राट बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है, मतलब जिसकी बुद्धि कमजोर हो। तो क्या एक कमजोर राजा की वजह से ही एक चालाक जनरल को यह मौका मिल गया? और पुष्यमित्र की कहानी उसके जन्म को लेकर और भी दिलचस्प हो जाती है। वो था कौन? क्या वो पारसिक यानी पर्शियन था, जैसा कुछ लोग मानते हैं, या फिर बाणभट्ट के हिसाब से वो एक निम्न जाति का था? बौद्ध ग्रंथ तो उसे मौर्यों का ही रिश्तेदार बताते हैं। लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है पाणिनि और कालिदास जैसे लेखकों की। उनके अनुसार पुष्यमित्र एक ब्राह्मण था, यानी पुजारी वर्ग का आदि जिसने तलवार उठा ली थी। तो गद्दी पर बैठने के बाद पुष्यमित्र सिर्फ बैठा नहीं रहा, उसने लड़ाइयां लड़ी और अपनी ताकत का खूब प्रदर्शन किया। चलिए देखते हैं कि उसने अपनी सैन्य और धार्मिक जीतों से अपनी पहचान कैसे बनाई। पुष्यमित्र ने अपनी बादशाहत का ऐलान कैसे किया? उसने करवाए 2 अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ये ऐलान था कि वो एक चक्रवर्ती सम्राट है, एक ऐसा राजा जिसकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका सबूत हमें पत्थर पर खुदा हुआ मिला है। धनदेव के अयोध्या शिलालेख से ये बात पक्की होती है कि ये यज्ञ हुए थे। याद रखिए, इतिहास में पुरातात्विक सबूत यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सोने की तरह कीमती होते हैं, और परीक्षाओं के लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है। उस दौर की जानकारी हमें कई किताबों से भी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से लेकर कालिदास के मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम तक। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि माना जाता है कि महान विद्वान पतंजलि ने खुद पुष्यमित्र के यज्ञ करवाए थे। शुंगों ने अपने राज की सीमाओं की भी खूब हिफाजत की। 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ीं। पहली विदर्भ के खिलाफ, जिसमें पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र ने जीत दिलाई, और दूसरी मजबूत इंडो ग्रीक्स यानी यवनों के खिलाफ, जिन्हें उसके पोते वसुमित्र ने सिंधु नदी के किनारे हराया। मतलब पूरा परिवार ही लड़ाई में शामिल था। लेकिन सैन्य जीतों से भी बड़ा और ज्यादा विवादित सवाल है जो पुष्यमित्र के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या वो सच में बौद्ध धर्म का दुश्मन था? और यहीं आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मामला पूरी तरह से पलट जाता है। देखिए, एक तरफ है बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यावदान, जो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि पुष्यमित्र ने 84,000 बौद्ध स्तूप तोड़वा दिए, यहां तक कि हर बौद्ध भिक्षु के सिर पर इनाम रख दिया था। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जमीन खोदते हैं, जब आर्कियोलॉजी की बात सुनते हैं, तो कहानी कुछ और ही निकलती है। पता चलता है कि सांची और भरहूत के मशहूर बौद्ध स्तूप तो शुंगों के राज में और बड़े और भव्य बनाए गए थे। अब सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन है? तो इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि जिन स्रोतों में पुष्यमित्र को इतना बुरा बताया गया है वो खुद बौद्ध ग्रंथ हैं। ये हो सकता है कि जब बौद्धों को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया तो उन्होंने नए राजा की छवि खराब करने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा हो। अच्छा, तो इतनी सारी जानकारी में से हमें परीक्षाओं के लिए क्या याद रखना है? चलिए इसे कुछ की पॉइंट्स में समझ लेते हैं। ये एक शब्द है जो जरूर याद रखना चाहिए, औदभिज्ज।
हरिवंश पुराण में पुष्यमित्र को ये उपाधि दी गई है, जिसका मतलब है अचानक ऊपर उठने वाला। ये शब्द उसके अचानक सत्ता में आने के तरीके को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। ये एक परफेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। जब शुंग वंश की बात हो तो ये 4 नाम जरूर याद रखें। संस्थापक पुष्यमित्र, उसका बेटा अग्निमित्र जो इतना फेमस था कि कालिदास के नाटक का हीरो बन गया, उसका पोता वसुमित्र, एक मिलिट्री हीरो जिसने यूनानियों को हराया, और आखिर में देवभूति, इस वंश का आखिरी शासक। और उसने राज कितने साल किया? पुराणों के मुताबिक पुष्यमित्र शुंग ने पूरे 36 साल तक सत्ता संभाली, 184 ईसा पूर्व से 48 ईसा पूर्व तक। उस उथल पुथल वाले दौर में ये एक काफी लंबा शासनकाल था। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, परीक्षा के लिए ये तय नहीं करना है कि पुष्यमित्र हीरो था या विलन। जरूरी ये है कि हमें दोनों कहानियां पता हों, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमें उन कहानियों के सोर्स पता हों। क्या ये बात बौद्ध ग्रंथ कह रहे हैं या फिर कोई शिलालेख? इतिहास में सोर्स ही सब कुछ होता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब इतिहास के स्रोत ही एक दूसरे की बात को काटते हों, तो हम अतीत की सच्चाई को आखिर कैसे समझें? सच को खोजना सिर्फ इतिहासकारों का काम नहीं है, ये एक चुनौती हम सबके सामने है। जब भी हम अपने गुजरे हुए कल को समझने की कोशिश करते हैं,